दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स ज़्यादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं दोहरा लेखा प्रणाली, खाता बही एवं तलपट से MCQs, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। इस वीडियो से उन लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है UK SSSC का, UP TGT PGT का और JK SSB का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक ल्यूका पेसोली निवासी थे। ए भारत, बी फ्रांस, सी इटली, डी अमेरिका। तो आप जब पढ़े होंगे ल्यूका पेसोली के बारे में तो आपको पता होगा कि ल्यूका पेसोली जो थे वो इटली के रहने वाले थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, इटली। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। विश्व के सभी देशों में दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग करने का कारण है। ए सार्वभौमिकता, बी न्यायपूर्ण, सी वैज्ञानिकता, डी ये सभी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, विश्व के सभी देशों में दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग करने का कारण है। ए सार्वभौमिकता, बी न्यायपूर्ण, सी वैज्ञानिकता, डी ये सभी। तो सार्वभौमिकता कहने का मतलब यूनिवर्सल, पूरे तरीके से मतलब डबल एंट्री सिस्टम का जो है यूज़ किया जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है। और बी में दिया हुआ है न्यायपूर्ण। तो देखिए क्या होता है कि जैसे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के, उसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, और कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं अकाउंट में, ठीक है। सी में दिया हुआ है वैज्ञानिकता। तो इस सिस्टम के तहत क्या होता है कि इसके एक निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं, जिस वजह से यह वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। और डी में दिया हुआ ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली में एक व्यावसायिक व्यवहार प्रभावित करता है। ए एक खाते को 2 बार, बी 2 खातों को 1 बार, सी एक खातों को 2 प्रकार से, डी 2 खातों को प्रत्येक को 2 प्रकार से। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोहरा लेखा प्रणाली में एक व्यावसायिक व्यवहार प्रभावित करता है। ए एक खातों को 2 बार, बी 2 खातों को 1 बार, सी एक खातों को 2 प्रकार से, डी 2 खातों को प्रत्येक को 2 प्रकार से। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, 2 खातों को प्रत्येक को 2 प्रकार से। अब कहेंगे सर कि डी कैसे होगा, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि आपको रेंट का पेमेंट करना है, तो रेंट का जब पेमेंट आप करते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं। अब देखिए रेंट जो होता है वो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं, और कैश जो होता है वो आपका एसेट होता है, जिसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं। तो जो एसेट साइड में कैश होता है उससे क्या करते हैं, कैश को माइनस कर देते हैं। तो इसका इफेक्ट दोनों तरफ पड़ा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में गया, दूसरा ये कहाँ गया, कैश एसेट है, एसेट बैलेंस शीट में गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, 2 खातों को प्रत्येक को 2 प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्रारंभिक लेखों की वह पुस्तक जिसमें सभी व्यावसायिक व्यवहार तिथिवार लिखे जाते हैं। ए जर्नल, बी खाता बही, सी तलपट, डी अंतिम खाते। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक जिसमें सभी व्यावसायिक व्यवहार तिथिवार लिखे जाते हैं। प्रारंभिक कहने का मतलब जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन जो होते हैं, वो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसका आप किसी बुक में एंट्री करते हैं, ठीक है। और पर डे उसका हिसाब किताब आप अपने पास रखते हैं, ठीक है। तिथिवार तरीके से हर डेट वाइज रखते हैं आप। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जर्नल। आप जब भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल को हम लोग रोजनामचा कहते हैं, जिसको आप डायरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पर डे का जो हिसाब किताब होता है उसको हम लोग जर्नल एंट्री के थ्रू लिखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, जर्नल। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जर्नल तैयार करते समय उसमें कितने खाने बनाए जाते हैं। ए 7, बी 5, सी 3, डी 4। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, जर्नल तैयार करते समय उसमें कितने खाने बनाए जाते हैं। तो देखिए आप जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो सबसे पहले डेट का कॉलम करते हैं, ठीक है, फिर पर्टिकुलर का, फिर LF का, फिर अमाउंट का, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। तो इस तरह से आप 5 कॉलम बनाते हैं, 5 खाने बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। खाते कितने प्रकार के होते हैं। ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए खाते जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। व्यक्तिगत खाते संबंधित होते हैं। ए संपत्ति व दायित्व, बी आय व्यय व लाभ हानि,
सी देनदार व लेनदार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिगत खाते संबंधित होते हैं, यानी पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? देनदार व लेनदार से। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, देनदार व लेनदार। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पाने वाला डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट होता है, यह नियम किस खाते का नियम है? ए व्यक्तिगत खाते, बी नाम मात्र के खाते, सी वास्तविक खाते, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, पाने वाला डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट होता है, यह नियम किस खाते का नियम है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो होता है कि जो पाता है उसको डेबिट करते हैं और जो देने वाला होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आने वाली वस्तु डेबिट तथा जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है, यह नियम किस खाते का नियम है? ए नाम मात्र के खाते, बी वास्तविक खाते, सी ए व्यक्तिगत खाते, डी ये सभी। तो देखिए जो आती है उसको डेबिट करते हैं और जो जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये जो नियम है ये वास्तविक खाते का नियम है, जिसको रियल अकाउंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, वास्तविक खाते। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, समस्त व्यय व हानियां डेबिट तथा समस्त आय व लाभ क्रेडिट होता है, यह नियम किस खाते का नियम है? ए वास्तविक खाते, बी व्यक्तिगत खाते, सी नाम मात्र के खाते, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, समस्त व्यय व हानियां डेबिट तथा समस्त आय व लाभ क्रेडिट होता है, यह नियम किस खाते का नियम है? तो देखिए ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ये नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नाम मात्र के खाते, सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, पूंजी खाता होता है, ए प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, बी प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, सी कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूंजी खाता होता है, ए प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, बी प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, सी कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता वो होता है जो प्रकृति से रिलेटेड होता है, प्राकृतिक व्यक्ति होता है, जैसे राम श्याम, डेटर, क्रिएटर, ये जो हो गए वो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, उपार्जित आय एवं अदत्त व्यय खाता होता है, ए प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, बी कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, सी प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, डी उपरोक्त सभी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उपार्जित आय जिसको अर्न इनकम कहते हैं और अदत्त व्यय खाता जिसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट कहते हैं, तो ये किस प्रकार के खाता होते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता ऐसे खाते को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया और अर्न इनकम हो गया, अनअर्न इनकम हो गया, तो इसको हम लोग प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बैंक, बीमा कंपनी, संयुक्त कंपनी, व्यापारिक संस्था व क्लब आदि के जो खाते होते हैं वो किस प्रकार के खाते होते हैं? कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, बी समापन व्यक्तिगत खाता, सी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैंक है या बीमा कंपनी है या जॉइंट कंपनी है या व्यापारिक संस्था व क्लब आदि जो खाते होते हैं वो कृत्रिम व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, समस्त आर्थिक घटनाओं का संक्षिप्त एवं वर्गीकृत रूप में लेखा किया जाता है, उसे कहते हैं, ए रोकड़ बही, बी विक्रय बही, सी खाता बही, डी रोजनामचा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समस्त आर्थिक घटनाओं का संक्षिप्त एवं वर्गीकृत रूप में लेखा किया जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लेजर बनाते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन का काम जो होता है वो लेजर में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, खाता बही। और लेजर जैसे हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए कि परचेज की एंट्री हम लोग किए हुए हैं तो परचेज का एक अलग लेजर बनेगा, सेल की एंट्री किए हुए हैं जर्नल में तो सेल की एक अलग एंट्री होगी, कैश का अगर है तो कैश की अलग एंट्री होगी, तो उसका एक अलग लेजर बनता है। ठीक है, तो उसी में हम लोग क्लासिफिकेशन का काम करते हैं, यानी कि वर्गीकृत करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, खाता बही। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, खाता बही का मुख्य उद्देश्य है, ए खातों की शुद्धता की जांच करना, बी व्यापार की लाभ हानि को ज्ञात करना, सी
समान स्वभाव वाले समस्त व्यवहारों का सामूहिक परिणाम ज्ञात करना। डी व्यापार की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना। तो खाता बही यानी कि लेजर का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो है सी, समान स्वभाव वाले समस्त व्यवहारों का सामूहिक परिणाम ज्ञात करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। जर्नल से व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा खाता बही में किए जाने की विधि को कहते हैं। ए लेखांकन, बी खतौनी, सी खाता बही, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भी आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं और उस ट्रांजैक्शन का आप एंट्री जो करते हैं जर्नल एंट्री करते हैं और जर्नल एंट्री से आप लेजर बनाते हैं, यानी कि जर्नल का जो अमाउंट होता है उसको आप ट्रांसफ़र करके लेजर में ले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, खतौनी, जिसको हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। किसी खाते के डेबिट पक्ष के योग से क्रेडिट पक्ष का योग अधिक हो तो उस खाते के शेष को कहते हैं। ए डेबिट शेष, बी बैंक शेष, सी क्रेडिट शेष, डी डेबिट एवं क्रेडिट शेष दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। खाता बही के पश्चात तैयार किया जाता है। ए रोजनामचा, बी खाता बही, सी तलपट, डी लाभ हानि खाता। तो लेजर के पश्चात यानी कि लेजर के बाद जो हम लोग तैयार करते हैं वो क्या करते हैं? तो देखिए पहले तो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसको हम लोग तलपट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, तलपट। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। जर्नल से, उचंत खाते से, खाता बही से, तलपट से। देखिए जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें अगर बैलेंस नहीं मिल पाता है डेबिट क्रेडिट का तो उसमें हम ये जानते हैं कि गणितीय अशुद्धता होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, तलपट से गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तलपट बनाने की विधियां हैं। ए योग विधि, बी योग व शेष विधि, सी शेष विधि, डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तलपट बनाने का उद्देश्य है खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, बी प्रारंभिक लेखे की अशुद्धियों को ज्ञात करना, सी छूट जाने वाली अशुद्धियों की जांच करना, डी उपरोक्त सभी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है तलपट बनाने का उद्देश्य है, तो देखिए ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, तो ये उद्देश्य होता है, खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना जो है तलपट का मेन उद्देश्य होता है। और देखिए बी में दिया है प्रारंभिक लेखन की अशुद्धियों को ज्ञात करना, तो ये ट्रायल बैलेंस का काम नहीं होता है। और छूट जाने वाली अशुद्धियों की जांच करना, ये भी ट्रायल बैलेंस का काम नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। प्रविष्टि का लेखा पुस्तकों में छूट जाना कहलाता है। ए क्षतिपूरक अशुद्धि, बी छूट जाने वाली अशुद्धि, सी सैद्धांतिक अशुद्धि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रविष्टि का लेखा पुस्तकों में छूट जाना कहलाता है, तो देखिए जब भी अकाउंटिंग में आप कोई एंट्री करते हैं और कोई एंट्री गलती से छूट जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं छूट जाने वाली अशुद्धि। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, छूट जाने वाली अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। अशुद्धियाँ जिनमें लेखांकन के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता है कहलाता है। ए छूट जाने वाली अशुद्धियाँ, बी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, सी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, डी ये सभी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अशुद्धियाँ जिनमें लेखांकन के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता है कहलाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। जिन अशुद्धियाँ का प्रभाव न तो कुल धनराशि पर पड़ता है और न ही खातों के परिणाम पर, केवल प्रभावित खाते ही प्रभाव में आते हैं। ए सैद्धांतिक अशुद्धि, बी छूट जाने वाली अशुद्धियाँ, सी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, डी उपरोक्त सभी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है जिन अशुद्धियाँ का प्रभाव न तो कुल धनराशि पर पड़ता है और न ही खातों के परिणाम पर, केवल प्रभावित खाते ही प्रभाव में आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। तलपट के दोनों पक्षों का योग समान न होने पर अंतर की राशि को हस्तांतरित किया जाता है। ए व्यापार खाते में, बी लाभ हानि खाते में, सी रोकड़ खाते में, डी उचंत खाते में। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है
तलपट के दोनों पक्षों का योग, यानी कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष का योग अगर समान नहीं हो रहा है, यानी कि मान लिया जाए कि डेबिट में ज़्यादा है और क्रेडिट में कम है, तो इस दोनों के बीच का जो अंतर होता है, उसकी जो अमाउंट होती है, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, उच्चंत खाते में, जिसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। रोकड़ खाता, भवन खाता, मशीन खाता, माल खाता, फर्नीचर खाता आदि उदाहरण है। ए वास्तविक खाता, बी अवास्तविक खाता, सी मूर्त वास्तविक खाता, डी अमूर्त वास्तविक खाता। तो देखिए, रोकड़ खाता जिसको हम लोग कैश अकाउंट कहते हैं, भवन खाता यानी बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, गुड्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, तो ये सब उदाहरण हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मूर्त वास्तविक खाता, जिसको टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ख्याति खाता, पेटेंट खाता, कॉपीराइट खाता आदि उदाहरण हैं। ए मूर्त वास्तविक खाता, बी अवास्तविक खाता, सी वास्तविक खाता, डी अमूर्त वास्तविक खाता। तो देखिए, ख्याति खाता यानी कि गुडविल अकाउंट हो गया, पेटेंट अकाउंट हो गया, कॉपीराइट अकाउंट हो गया, ये सब जो एग्जाम्पल हैं, ये सब अमूर्त वास्तविक खाता यानी कि इनटेंजिबल रियल अकाउंट का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, अमूर्त वास्तविक खाता। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं होता है, यह कथन है। ए सत्य, बी सार्वभौमिक, सी असत्य, डी ये सभी। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, सत्य। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। तलपट बनाया जाता है। ए लेखांकन अवधि में कभी भी, बी लेखांकन अवधि के अंत में निश्चित तिथि को, सी प्रत्येक माह के अंत में, डी प्रत्येक छमाही के अंत में। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो लेखांकन अवधि में कभी भी, ऐसा नहीं होता है कि हम कभी भी ट्रायल बैलेंस बना लें। बी में दिया लेखांकन अवधि के अंत में निश्चित तिथि को, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, लेखांकन अवधि के अंत में निश्चित तिथि को। जब भी आप अकाउंटिंग का काम करते हैं तो अंत में, यानी कि फिनेंशियल ईयर जो होता है वो 1/4 से 31/3 होता है, तो 31/3 यानी कि मार्च में जो है क्लोजिंग हम लोग करते हैं, अकाउंट का क्लोजिंग करते हैं, तो उसी समय हम लोग ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, लेखांकन अवधि के अंत में निश्चित तिथि को। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। उचंत खाते से कौन सी अशुद्धि ठीक की जाती है। ए पूर्णतः छूट जाने वाली अशुद्धि, बी द्विपक्षीय अशुद्धि, सी एक पक्षीय अशुद्धि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उचंत खाते में कौन सी अशुद्धि ठीक की जाती है, यानी कि जब आप सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें किस प्रकार की अशुद्धि को ठीक की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, एक पक्षीय अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। विपरीत प्रविष्टि का आशय है। ए बट्टे व रोकड़ को प्रभावित करने वाली प्रविष्टि, बी बैंक व रोकड़ दोनों को प्रभावित करने वाली प्रविष्टि, सी केवल रोकड़ को प्रभावित करने वाली प्रविष्टि, डी केवल बैंक को प्रभावित करने वाली प्रविष्टि। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, बैंक व रोकड़ दोनों को प्रभावित करने वाली प्रविष्टि। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। प्रथम कथन, सहायक पुस्तकों में व्यवहारों को लिखना लेखांकन का प्रथम चरण है। द्वितीय कथन, सहायक पुस्तकें प्रारंभिक लेखें की पुस्तकें हैं। ए प्रथम कथन सत्य है, द्वितीय कथन इसकी सही तर्क है, बी दोनों कथन असत्य है, सी प्रथम कथन सत्य है, द्वितीय असत्य है, डी प्रथम कथन असत्य है, द्वितीय सत्य है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, सहायक पुस्तकों में व्यवहारों को लिखना लेखांकन का प्रथम चरण है, तो सही बात है कि जब भी आप अकाउंटिंग का काम करते हैं तो फर्स्ट जो होता है वो सहायक पुस्तकों में व्यवहारों को लिखना, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको जो लिखते हैं वो प्रथम चरण होता है, तो ये कथन सत्य है। और द्वितीय कथन है, सहायक पुस्तकें प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, प्रथम कथन सत्य है, द्वितीय इसका सही तर्क है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। तलपट का योग न मिलना प्रमाण है। ए खतौनी सही नहीं है, बी कोई क्षतिपूरक अशुद्धि है, सी कोई सैद्धांतिक अशुद्धि है, डी कोई गणितीय अशुद्धि है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि तलपट का योग न मिलना प्रमाण है। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसका जो योग है वो टोटल जो होता है वो नहीं मिलता है, तो किस लिए नहीं मिलता है, इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, कोई गणितीय अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्रय बही का योग दर्शाता है। ए कुल क्रय, बी उधार क्रय, सी कुल क्रय वापसी, डी उधार विक्रय। तो क्रय बही का जो योग है वो दर्शाता है उधार क्रय,
यानी कि टोटल कितना क्रेडिट परचेज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। विक्रय बही का योग दर्शाता है। ए उधार विक्रय, बी उधार क्रय, सी कुल विक्रय वापसी, डी कुल विक्रय। तो देखिए विक्रय बही का जो योग है वो टोटल उधार विक्रय दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। डूबत ऋण वसूली किस खाते में क्रेडिट किया जाता है। ए डूबत ऋण खाता, बी डूबत ऋण वसूली खाता, सी डूबत ऋण संचय खाता, डी अशुद्ध एवं डूबत ऋण खाता। तो डूबत ऋण खाता वसूली किस खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, डूबत ऋण वसूली खाता। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। तलपट लेखा पुस्तकों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है। तलपट के दोनों पक्षों के योग का मिलना गणितीय शुद्धता का प्रमाण है। ए दोनों कथन सत्य है, बी दोनों कथन सत्य है किंतु दूसरा सही व्याख्या नहीं करता है, सी दोनों कथन असत्य है, डी प्रथम कथन असत्य है तथा द्वितीय सत्य है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि तलपट लेखा पुस्तकों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है, तो देखिए ये कथन असत्य है। और द्वितीय कथन दिया तलपट के दोनों पक्षों के योग का मिलना गणितीय शुद्धता का प्रमाण है, तो ये कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, प्रथम कथन असत्य है और द्वितीय कथन जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। इम्प्रेस्ड प्रणाली का संबंध है। ए रोकड़ बही से, बी लघु रोकड़ बही से, सी लाभ हानि खाते से, डी बैंक अधिविकर से। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है इम्प्रेस्ड प्रणाली का संबंध है, तो देखिए इम्प्रेस्ड सिस्टम जो होता है वो बड़े बड़े कंपनी वाले करते हैं, जैसे उनके ब्रांच होते हैं। तो ब्रांच में वो क्या करते हैं कि पेटी कैश बुक दे देते हैं और उसके बाद उसका इम्प्रेस्ड प्रणाली के तहत वो पैसा जो है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि उसको हर महीने 8,000 रुपये देते हैं और उसी 8,000 रुपये से उसको खर्चा करना होता है पेटी कैश से। तो अगर मान लिया जाए कि वो 5,000 खर्चा कर दिया है तो 3,000 बचा है, तो नेक्स्ट मंथ में क्या करेंगे, इम्प्रेस्ड प्रणाली के तहत उसको 5,000 और दे दिया जाएगा। उसका बैलेंसिंग जो 8,000 होना चाहिए तो वो 8,000 रुपया नेक्स्ट मंथ में भी कर दिया जाएगा। तो इम्प्रेस्ड प्रणाली के तहत इम्प्रेस्ड प्रणाली का जो है संबंध है लघु रोकड़ बही से, यानी कि पेटी कैश बुक से। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। प्रथम कथन। तलपट के दोनों पक्षों का योग न मिलने पर अंतिम खाते बनाने से पूर्व अशुद्धियों को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। द्वितीय कथन। यदि पूर्ण प्रयत्न करने पर भी अशुद्धियां नहीं मिल पाती है तो अंतर की धनराशि को उच्चतम खाते में डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाता है। ए दोनों कथन सत्य है, बी दोनों कथन सत्य है तथा द्वितीय प्रथम का सही परिणाम है, सी दोनों कथन असत्य है, डी प्रथम कथन असत्य है एवं द्वितीय कथन सत्य है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रथम कथन है तलपट के दोनों पक्षों का योग न मिलने पर अंतिम खाते बनाने से पूर्व अशुद्धियों को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। सही बात है, अगर आप तलपट बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और दोनों पक्ष का योग डेबिट क्रेडिट का योग अगर आपका नहीं मिल रहा है तो आप ये देखते हैं कि कहाँ पे अशुद्धि हुई है, कहाँ पे एरर हुआ है, तो उसको आप ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो ये कथन आपका सत्य है। फिर द्वितीय कथन में दिया यदि पूर्ण प्रयत्न करने पर भी अशुद्धियां नहीं मिल पाती तो अंतर की धनराशि को चंद खाते में डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाता है। सही बात है, अगर आपको कोई एरर नहीं मिल पाता है तो आप क्या करते हैं कि सस्पेंस अकाउंट में उसको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, दोनों कथन सत्य है तथा द्वितीय प्रथम का सही परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। तलपट एक प्रकार का है। ए वास्तविक खाता, बी स्थिति विवरण, सी विवरण, डी वित्तीय विवरण। तो देखिए तलपट जो है एक प्रकार का विवरण है, यानी कि स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, विवरण।